जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेंडर की स्ट्रक्चरल थ्योरी, ये संरचनात्मक सिद्धांत क्या है और इसमें जेंडर के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत। तो हम स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में जानें, तो द स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ जेंडर इज अ सोशल थ्योरी, कि लिंग का संरचनात्मक सिद्धांत एक सामाजिक सिद्धांत है। क्यों एक सोशल थ्योरी है, क्यों एक सामाजिक सिद्धांत है? क्योंकि दिस थ्योरी व्यूज जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, की यह सिद्धांत लिंग को, जेंडर को एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखता है। जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में जेंडर के बारे में हमने बात की, इससे पहले की भी थ्योरी के बारे में हमने बात की, तो सब में एक बात बहुत कॉमन है कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जेंडर का निर्माण समाज के द्वारा, समाज के अंदर, समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है कि किस तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो एक मेल के रूप में उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह के काम उसको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से फीमेल के रूप में जब कोई लड़की पैदा होती है, ठीक है, तो एक फीमेल के रूप में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको क्या काम करने चाहिए, किस तरह की उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। तो ये समाज में ही निर्मित किया जाता है और समाज के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे हम फैमिली की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम स्कूल की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो अलग अलग जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन है, इसमें ही ये जो जेंडर जो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इसी में निर्माण किया जाता है। ठीक है, बच्चा फैमिली में रहता है तो फैमिली में उसको बताया जाता है कि लड़कों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से उनको हेयर स्टाइल करना चाहिए, इसी तरीके किस तरह के खिलौनों के साथ खेलना चाहिए। और अ, इसी तरीके से लड़कियों की बात करें तो जेंडर के रूप में उनको बताया जाता है कि उनको किस तरह के खिलौने से खेलना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, बाहर ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, आपको घर में ही खेलना चाहिए, मतलब ऐसे खेल खेलने चाहिए जिसमें ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसलिए कह रहे हैं कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक निर्माण है। ठीक है, जेंडर इज शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पावर डायनेमिक्स, की लिंग सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं और शक्ति गतिशीलता द्वारा आकार लेता है। तो देखिए, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो किस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है। जो हमारी सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि समाज में पुरुषों के क्या काम होने चाहिए, स्त्रियों के क्या काम होने चाहिए, परिवार की, जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो बेशक से वुमेन है वो भी जॉब करे, कमाए, लेकिन एक चीज़ हो जा कॉमन कहा जाता है कि नहीं, परिवार को संभालने की सारी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? पुरुषों की होनी चाहिए। ठीक है, और घर के महिला बेशक से बाहर काम करे, लेकिन घर की अंदर की जो जिम्मेदारी है किसकी होनी चाहिए? महिलाओं की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम सांस्कृतिक प्रथाओं की बात करते हैं, किस तरह से बोलना है, किस तरह की भाषा होनी चाहिए, अलग अलग फेस्टिवल आते हैं तो उनको सेलिब्रेट करना है, किस तरह से जो फीमेल को ड्रेस पहनना है, किस तरह से मेल को ड्रेस पहनना है। हम इसमें फास्ट की बात करते हैं कि अक्सर देखते हैं कि फीमेल फास्ट रखती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो जेंडर इज शेयर्ड बाय सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पावर डायनेमिक्स, की सोसाइटी में पावर जो होगी किस जेंडर के पास होगी? ठीक है, मेल के पास ज़्यादा होगी या फीमेल के पास ज़्यादा होगी? डिसीजन मेकर कौन है, कौन डिसीजन लेगा, परिवार का डिसीजन कौन लेगा? नॉर्मल अपनी सोसाइटी में हम बात करते हैं तो हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा पावर मेल के पास है। लेकिन यही अगर हम ट्राइबल एरिया में जाएंगे और अदर कंट्री में देखेंगे तो बहुत सारे हैं जहाँ पर ये पावर किसके पास है? फीमेल के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। और जब स्ट्रक्चर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो यह तर्क देता है, इट आर्ग्यूज दैट जेंडर इज क्रिएटेड एंड रेनफोर्स, कि जो जेंडर है, ठीक है, इसको और मजबूत किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किया जाता है, इसको और मजबूत किया जाता है किसके थ्रू? इकोनॉमिक के थ्रू। ठीक है, शिक्षा के द्वारा, मीडिया के द्वारा, परिवार के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो स्टार्टिंग में जेंडर का जो फर्स्ट शेप है वो कहाँ पे? परिवार के अंदर एक बच्चा लड़के के रूप में अलग तरीके से बड़ा होता है, लड़की के रूप में अलग तरीके से बड़ा होता है।
ठीक है। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे की मम्मी क्या काम कर रही हैं, फादर क्या काम कर रहे हैं, ड्यूटी की बात है तो फादर ड्यूटी जाते हैं, घर के अंदर का काम है मम्मी करती हैं, तो बच्चा धीरे धीरे उनको देखता रहता है। और फैमिली के द्वारा भी बच्चों को इस तरह के काम दिए जाते हैं, घर के बाहर के काम हैं लड़कों को दिए जाते हैं, घर के अंदर के काम है लड़कियों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से जेंडर की जो प्रैक्टिस है फैमिली से स्टार्ट होती है। ठीक है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं हम, अलग अलग बुक्स देखते हैं, तो वहाँ पर भी हम जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हमें पढ़ते हैं, महिलाओं के क्या काम होने चाहिए, पुरुषों के क्या काम होने चाहिए। पास्ट में भी हम यही चीज़ें देखते हैं। ठीक है। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ज़्यादातर रोल किसका है, पुरुषों का है। क्यों है? क्योंकि पुरुष बाहर जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती हैं, तो घर के काम को तो कोई वैल्यू दी नहीं जाती क्योंकि उसमें पैसे मिलते नहीं है। ठीक है। मीडिया की बात करें, अक्सर आप नाटक देखेंगे, सीरियल देखेंगे, तो उसमें महिलाओं की तुलना में हम देखेंगे पुरुषों को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलती है। तो इस तरह से बच्चों को क्या होता है कि जो ये जेंडर की प्रैक्टिस जो होती है, और जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, शिक्षा की बात करें, मीडिया की बात करें, परिवार की बात करें, स्कूल की बात करें, तो इनके थ्रू जो जेंडर है, ठीक है, जो सामाजिक संरचनाएं हैं, इसको इसको और मजबूत किया जाता है। ठीक है, इसको और निर्मित किया जाता है। फिर हम इसके अगर की फीचर्स की बात करें, संरचनात्मक सिद्धांत के मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। जैसे हमने जेंडर के बारे में पढ़ा, इससे पहले की थ्योरी के बारे में पढ़ा, तो सेम चीज यहाँ पर बताई गई है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, की एक सामाजिक संरचना है। एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू फैमिली, एजुकेशन, मीडिया की अलग अलग जो सोशल इंस्टीट्यूशन, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसको और मजबूत बनाया जाता है। इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। और लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं को आकार देने में जो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये संस्थाएं ही हैं कि जो सोसाइटी में बच्चे हैं उनके मन में भर देती है कि एक लड़की के रूप में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें क्या करना है, एक लड़के के रूप में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें क्या करना है। ठीक है। तो ये संस्थाएं लिंग असमानता को कायम रखती हैं, दिस इंस्टीट्यूशन कैन, ठीक है, ये क्या करती है, जेंडर इनइक्वालिटी है इसको बनाए रखती हैं। जेंडर इज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, की लिंग असमानता की एक प्रणाली है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा लड़के के रूप में अलग बड़ा हो रहा है, लड़की के रूप में, लड़की के रूप में उसका अलग सोशलाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो बढ़ती है। इसमें लिंगों के बीच संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण भी होता है। ठीक है। क्या बताया गया कि इट इन्वॉल्व्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी बिटवीन द सेक्सेस की, या जेंडर की हम बात करें तो देखते हैं कि अक्सर हम सोसाइटी में देखते हैं, अगर सोसाइटी मान लो जिस सोसाइटी में मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मेल को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है, ज़्यादातर मेल के ऊपर खर्च की जा रही है, लड़कों के ऊपर ज़्यादा खर्च की जा रही है। लेकिन जिस सोसाइटी में अगर मान लो फीमेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो उस सोसाइटी में ज्यादातर रिसोर्सेज किस पे लगाए जा रहे हैं, वो फीमेल पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है। और दोनों ही सोसाइटी में देखेंगे जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इस तरह के थर्ड जेंडर की अगर बात करते हैं, तो उनका दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं उनको, उनके साथ हम देखते हैं कि एक तरह से उनके साथ मेंटली हरासमेंट होता है। ठीक है। जेंडर इज रिप्रोड्यूस थ्रू सोशलाइजेशन, की लिंग सामाजिकरण के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया कि जो बच्चा है, जो जेंडर रोल है, ठीक है, ये अपने समाज में, समाज के लोगों के माध्यम से तो सीख रहा है। इसी तरह से उसका सोशलाइजेशन लड़कों के रूप में हो रहा है, लड़कियों के रूप में हो रहा है, उनको अपने काम पता चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही है, किस तरह से बिहेवियर करना है, ये चीज पता चल रही है। अगर मान लो उस तरह से बिहेवियर नहीं करते, एक लड़की एक लड़के की तरह बिहेवियर कर रही है, लड़का लड़की की तरह कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम लड़कियों वाले काम क्यों कर रहे हो, तुम ये लड़कों वाले काम क्यों कर रहे हो। तो इसलिए लिंग समाजीकरण के माध्यम से पुनरुत्पादित होता है, जेंडर इज रिप्रोड्यूस थ्रू सोशलाइजेशन। और यह समाज के भीतर श्रम को विभाजित करने की आवश्यकता को से उत्पन्न होता है कि हाँ, समाज में जो काम है, घर के काम कौन करेगा, घर के बाहर के काम कौन करेगा, किस जेंडर से क्या उम्मीदें की जा रही है। ठीक है। सेम चीज इसमें आती है। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट जेंडर इज नॉट फिक्स, कि यह सिद्धांत यह मानता है कि लिंग स्थिर नहीं होता।
ठीक है। अलग अलग आप सोसाइटी में जाओगे, अलग अलग कल्चर में जाओगे, हो सकता है कि फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाए, मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाए। अलग अलग टाइम में, पास्ट में अलग चीज़ें देखने को मिलती थी, आज के टाइम में अलग है। हो सकता है फ्यूचर में अगर हम जाएंगे तो हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे ये जो जेंडर की बात करते हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये चीज़ें चेंज हो जाए। आज से अगर हम 50 साल पहले, 100 साल पहले की बात करें तो फीमेल को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको सिर्फ घर के अंदर ही रखा जाता था घर के काम के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं तो जेंडर रोल में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है। फीमेल से उम्मीद की जा रही है कि नहीं, अब आप बाहर का भी देखोगे, बाहर का भी आप काम करोगे, और घर में महिला पुरुष हैं दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये सिद्धांत मानता है कि लिंग स्थिर नहीं होता, टाइम के साथ, जगह के साथ इसमें चेंजेस आते हैं। इट इज शेप्ड बाय हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, की ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही आकार लेता है। ठीक है। social structure and institution change over time, gender roles and expectations may also change। कि जैसे जैसे सामाजिक संरचनाएं, संस्थाएं समय के साथ बदलती हैं, वैसे वैसे लिंग की भूमिकाएं, अपेक्षाएं ही बदलती हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज से अगर हम 50-100 साल पहले देखें तो उस टाइम में जो हम देखते हैं परिवार में, ठीक है, बच्चों से, लड़के लड़कियों से उम्मीदें अलग तरीके से की जाती थी। लड़कियों से पूरी उम्मीदें की जाती थी, भाई इनको स्कूल भेज के क्या फ़ायदा, इनको तो घर में ही रहना है। कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। और लड़कों से उम्मीद की जाती थी कि इनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि परिवार को तो इन्हीं को संभालना है। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा टाइम बढ़ता गया, ये जो धारणाएं हैं, ये चीज़ें बदलती गई। अब देखेंगे तो सोशल हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो लड़कियों को भी पूरी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जितनी लड़कों को दी जाती है। उनको भी स्कूल भेजा जाता है, उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ेंगी और अच्छी जगह जॉब करेंगी। ठीक है। तो समय के साथ बदलता है। और अलग अलग देशों में देखेंगे, हमारे समाज में अलग अलग स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पर जो जेंडर रोल है, जरूरी नहीं कि अमेरिका में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, अदर अलग कंट्री में जाएंगे तो सेम रोल वहाँ पे भी होगा। अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कंट्री में ये बदल सकता है। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी, संरचनात्मक सिद्धांत का किस तरह से अनुप्रयोग किया जाए, इसकी बात करते हैं। ये सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों को कैसे आकार देती है। कि ये समाज, ये सिद्धांत हमें समझने में मदद करता है। ठीक है। कि जब हम बात करते हैं कि जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अवसरों को कैसे आकार देती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं। ठीक है। अलग अलग जातियों में भी बच्चा का जो सोशलाइजेशन हो रहा है, तो उनकी कास्ट में भी, कास्ट के बेस पर भी सोशलाइजेशन हो रहा है। एक जाति में क्या कहते हैं, किस तरह की मेल का क्या काम होना चाहिए, फीमेल का काम क्या होना चाहिए, अ, उस पर्टिकुलर जाति में मेल से क्या उम्मीद की जा रही है, फीमेल से क्या उम्मीद की जा रही है, किसको ज्यादा पावर दी जा रही है, किसको कम पावर दी जा रही है। डिसीजन मेकिंग जो है, कौन डिसीजन ज्यादा ले रहा है, कौन कम ले रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, कौन उसको फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दिस थ्योरी कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द कास्ट सिस्टम शेप सोशली इनक्वालिटी। कि कास्ट सिस्टम किस तरह से सामाजिक असमानता, ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी है इंडिविजुअल के लिए, उसको किस तरह से कम करती है या उसको किस तरह से बढ़ाती है। और साथ ही साथ यह हमें यह समझने में मदद करता है कि धार्मिक मानदंड और विश्वास व्यक्तिगत व्यवहार और निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है। हम अलग अलग रिलीजन को देखते हैं, अलग अलग रिलीजन के बेस पर हम देखते हैं कि चाहे हम मेल देखें, फीमेल देखें, उनके अलग अलग तरीके के पहनावे होते हैं। ठीक है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करेंगे, अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। किसको रिलीजियस प्लेस में जाना है, किसको नहीं जाना, तो अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इस सिद्धांत ये समझने में मदद कर सकता है कि भारत में पितृसत्तात्मक संरचनाएं और लैंगिक भूमिकाएं महिलाओं के लिए अवसरों को कैसे सीमित कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, जहाँ पे फीमेल मेल को ज्यादा पावर है, तो अगर इस तरह की सोसाइटी है तो इस तरह की सोसाइटी में किस तरह से फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी कम होगी, क्योंकि इस तरह की सोसाइटी में मेल के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, मेल को ज़्यादा उन पर रिसोर्सेज खर्च किए जाएंगे, और जो फीमेल है उन पर रिसोर्सेज उतने ज़्यादा खर्च नहीं किए जाएंगे। लेकिन सेम अगर हम अपोजिट की बात करते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर फीमेल पर ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। ठीक है। वहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो किसके पास होगी, वो फीमेल के पास होगी। तो वहाँ पर फीमेल को ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा राइट्स उनको मिले हैं।
और वहाँ पर मेल के लिए जो है अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, कम हो जाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें इसमें, घरों में श्रम का पारंपरिक विभाजन अक्सर महिलाओं की घर से बाहर शिक्षा या करियर बनाने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है कि हाँ, अक्सर हम देखते हैं ना कि फीमेल को जो है उनको टीचिंग की तरफ ज़्यादा क्यों किया जाता है, कि इसलिए किया जाता है कि आगे मतलब बहुत केसेस में तो होगा कि नहीं, आपका मन था इसलिए आप टीचिंग में आए। और बहुत बार आपके पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि नहीं, तुम एमबीए करके क्या करोगे, ये करके क्या करोगे, तुम्हें तो शादी के बाद घर संभालना है, तो ऐसा करो टीचिंग कर लो अपना। उससे क्या होगा कि तुम जॉब भी कर लोगी और घर के लिए भी तुम्हें टाइम मिल जाएगा। बहुत लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की भी हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर थ्योरी की, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें जानी, ये चीज़ें समझी कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर थ्योरी है ये जेंडर को एक स्ट्रक्चर दे रही है, एक उसको आकार दे रही है। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।